आपका ये यूथ का करियर देखता हूँ ना, तो आप सब कुछ करते थे, इसलिए घूम फिर के राजनीति पर आ जाते थे। करनी लीडरी है। तो ये सच है कि आपने अपनी बहन से राजनीति के गुर सीखे? ये बात सही है कि मेरे घर के अंदर मेरे से दीदी पहले, वो हालांकि ससुराल के बाद अपने घर से चुनाव लड़ी, वो 6 चुनाव लड़ चुकी नगर निगम के, तो मैं उनके बाद ही लड़ा हूँ, ये बात सही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के। लेकिन दीदी की विशेषता थी कि उनको किसी वार्ड से लड़ा दो, किसी भी सीट से लड़ा दो, वो हर जगह चुनाव जीत के आती। मुझे उनका एक गुण बहुत पसंद था, तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी लड़ाओ चुनाव जीत के आओ। और राजनीति का इतना शौक था कि शादी भी आपने राजनीतिक परिवार में की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार था और हमारे प्रचारक माननीय बाबा साहब नाथू, माननीय शालिग्राम जी तोमर, हमारे विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता किस प्रकार से चिंता करते हैं। तो चूंकि मैं दिन भर घर से निकल करके अपना अधिकांश समय बाहर और पार्टी के काम से लगता हूँ, तो हमारे प्रचारकों की इच्छा थी कि ये गृहस्थी ऐसी लाना पड़ेगी जो इस भाव को समझने वाला हो, ताकि दोनों को ये मालूम रहता कि घर से बाहर भी रहना पड़ता, नहीं तो रोज़ झगड़े होंगे घर में। मुझे गर्व है कि मुझे आज तक झगड़ा नहीं करना पड़ा, ये अच्छा फायदा मिला। नहीं, अब तो घर में झगड़े के आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। आप अकेले रहते हैं मुख्यमंत्री निवास में, ना पत्नी ना बच्चे, कोई साथ में नहीं रहता है। मैं लगभग 8 साल उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा, 4 साल मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष रहा, फिर मैं 2013 से विधायक और फिर 2020 से 2024 तक शिक्षा मंत्री, 23 तक। तो मेरे परिवार से मुझे सपोर्ट ज़रूर मिलता है शुरू से कि सरकारी पदों पे आप रहें, तो मुझे सरकारी बंगले में परिवार कभी आते नहीं है। उन्होंने कहा आपको पूरी छूट है, और ये तो माननीय मोदी जी का आदर्श है। उनके भाई भतीजे कौन रहते हैं, वो सीएम हाउस में भी नहीं रहते थे, आज भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी सहित ऐसे कई सारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद रहता है कि कोई दायित्व हमको मिले तो पूरी शिद्दत से करने के लिए आपको समय चाहिए, और मुझे इस बात का गर्व है कि घर से सपोर्ट मिलता है। मैं इस कारण अच्छा, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि आप अकेले रह रहे हैं वहाँ? मेरे ख्याल से आप आके पूछ सकते हो, कभी बुरा लगे। मैंने आपकी डिग्रियां देखी हैं जी। लॉ की भी, बीए की भी, आपने डॉक्टरेट भी की। अब लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर राजनीति में आना था, नेतागिरी करनी थी, मुख्यमंत्री बनना था, तो इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी? तो पढ़े लिखे लोगों को नेतागिरी नहीं करना चाहिए। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहिए कि जो परिषद के समय से मुझे संस्कार थे कि पढ़ते पढ़ते अपनी जो जिस भी लाइन में जाना चाहे, और मैं एक नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा था। मैं जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तब मैंने पीजी एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, बाद में पीएचडी भी की। तो ये हमारे लिए पढ़ना, ये अपने मन के अपने अंदर के आत्मानुशासन के लिए भी और स्वांत सुखाय भी तो है। तो पढ़ कर के व्यक्ति अपने आप को भी दक्ष पाता है कई सारे मामलों में, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हमेशा पढ़ाई के मसले में आज भी मौका मिल जाए तो मुझे पढ़ने का जितना आनंद आता है वो दूसरी चीज़ में किसी में नहीं आता है। और लिखते भी आप? हाँ, लिखता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पुस्तकें लिखी है जिसमें जैसे उज्जैन का धार्मिक पर्यटन, टूरिज्म। एक किताब का नाम है क्रोध। किताब का नाम तो क्रोध नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि आत्मबोध है जरूर है। मैं पुस्तकें थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी लिखता हूँ और एंशिएंट हिस्ट्री पे। नहीं, लोग डरते भी होंगे। आप कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, तो पहलवान भी आपके पास काफी होंगे। मैं इसको तो कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात सही कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और मैं उस ध्येय पे विश्वास करता हूँ। तो ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करते हैं? जी धन्यवाद। मुझे काम तो कोई करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन विनम्रता के साथ लोगों से संवाद करने में मज़ा आता है, और ज़िंदगी का हर पल मस्ती से जीने में विश्वास रखता हूँ। इसलिए ऐसी दुनिया में पता नहीं कहाँ तक लोग अपने साथ चलेंगे, लेकिन जहाँ तक चलेंगे मस्ती से चलने की आदत है। और वही परमात्मा की दया के छोटे से आदमी को, जिसके परिवार में कभी कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता है, और ऐसे व्यक्ति को नीचे से उठाकर पार्टी मुख्यमंत्री बना देती, मुझे इस बात का गर्व है। जो सवाल ले सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपका नाम डॉक्टर मोहन यादव है,
सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपने किस सब्जेक्ट पे रिसर्च किया है? मैंने पॉलिटिकल साइंस से भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकार पे किया था, जो हमारी मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ओके सर, थैंक यू सर। और ये भी बता देता हूँ कि मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया कि आमतौर पर नेता जब पीएचडी करते हैं तो उन पे आरोप लगते हैं कि ये एक थीसिस किसी ने लिखा दी होगी, कुछ कर दी होगी। हमने कहा ऐसा विषय रखें कि जिसको नींद में भी पूछो तो बता दे कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार है कब कब बनी, इसलिए ये विषय। भाजपा में जो मीडिया कर्मी है उनका क्या रोल था, इस पर भी आपने थीसिस लिखा है? जी, मुझे इस बात की खुशी आप है। छुपा रहे हैं ये बात? नहीं मैंने मीडिया कर्मी का अनुशीलन पे लिखा था और वो भाजपा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति दृष्टिकोण पर मीडिया कर्मी का अनुशीलन, वो करीब करीब जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर हमारी पार्टी के जितने फाउंडर मेंबर या बाद के भी लीडर रहे हैं वो लिखने पढ़ने वाले रहे। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, तो ऐसे ही पढ़ने लिखने वाले जो हमारे दल की विशेषता है। तो मैं उस चीज़ इसलिए सवाल उठता है कि राहुल गांधी आजकल कहते हैं ना कि सारा मीडिया बीजेपी ने खरीद लिया। जा की रही भावना जैसी प्रभु मुरीद देखी तिन तैसी, उनको दिन रात चोरी चकारी के अलावा समझ में नहीं आता। चोरों को सारे नजर आते हैं एक और सवाल है। मेरा सवाल आपसे है कि आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ था, कुश्ती ना हो तो यादव कैसा, ये आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? मेरे आपने जो देखा था ये बात सही है कि एक सभा हो रही है और सभा में मेरा अपना भाषण चल रहा है। अब ये बात सही कि थोड़ा सा यादव समाज के या हमारे किसान परिवार बाकी समाज के लोग स्वस्थ तो रहते ही हैं, तो थोड़ी बहुत हो जाए तो कोई परेशानी नहीं रहती। हमने कहा ये सब चलेगा, चलने दो अपनी तरफ। देखिए आपने कहा था कि अगर कुश्ती ना हो तो यादव कैसा और लाठी ना हो तो यादव कैसा और ये अखिलेश यादव के इलाके में आप बोल रहे थे। मैं लखनऊ में बोल रहा था। मुझे मालूम है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और मेरी सभा में ये विषय खड़ा हुआ था। तो अब ये तो होता ही है कि कोई ऐसा विषय आ जाए, तो अब ये तो छिपी हुई बात भी नहीं है कि अगर सक्षम लोग, समर्थ लोग, स्वस्थ लोग और ख़ास करके राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि हाँ, यादव लोग सब संभाल लेते, चिंता की कोई बात नहीं। सर एक बार आप लोकसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ आए थे, तो कई मेरे दोस्तों से कहा सुनी हुई, उन्होंने वो दावा करते हैं मेरे कुछ यादव दोस्त कि आप नकली यादव हैं, अखिलेश यादव असली यादव हैं। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे, और थोड़ा आप बताएं कि मेरे दोस्तों तक बात पहुंच जाए जो यादव दोस्त हैं कि आप असली हैं कि नकली हैं। असली नकली कोई किसी के बोलने से होता है क्या? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब अपने अपने परिवार के अमर पुत्र पुत्री हो, क्योंकि आपके पिताजी का वंश आपके माध्यम से आगे जा रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि हम अपनी अपनी धारा से सब असली लोग हैं, कोई नकली नहीं। मैंने सुना है आपको गाना गाने का बड़ा शौक है, तो आप इस अदालत में हमें गाना सुना दीजिए ना प्लीज सर। अब मल्टी टैलेंटेड आप हैं, ये एक एक करके पता चल रहा है। कुछ राज मेरे पास है, कुछ जनता के पास है। देखिए, गाना तो कॉलेज वालेज के समय की बात अलग थी, अब हम तो राजनेता है, तो अब भाषण ही अच्छी चीज़ है, गाना थोड़ा कठिन जाएगा। लेकिन ये सही है कि हमारे अपने खास करके मनोविकास की दृष्टि से, शांत भाव में एकाग्रता की दृष्टि से सत्संग का, गाने का, इस सब का अपना महत्व है। तो मुझे थोड़ा भक्ति भावना की, ये त्यौहार जितने अच्छे से मनाते हैं उसका आनंद लेने की आदत है। ऐसा उससे ज़्यादा गाने वाने की थोड़ी कम आदत है। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला,
तेरी राहत के ब्रज बाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला।